कॉस्ट ऑफ कैपिटल, CA/2। देखते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंटिन्यू कर रहे हैं, अपना ये चैप्टर चल रहा था। तो हमने अब तक पढ़ लिया था केपी, केडी, केई के काफ़ी सारे फॉर्मूले पढ़ लिए अपने। केई को डिविडेंड मॉडल या अर्निंग मॉडल से भी सॉल्व किया जा सकता है, CAPM मॉडल से भी। अर्निंग टू यील्ड का मतलब होता है कि अपन उसको क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड से भी सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अपन ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, फिर मैंने आपको इसमें KR बताया था। KR केई के इक्वल ही होता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है KR इज स्लाइटली लेस देन केई। क्यों? क्योंकि अगर आप पर्सनल टैक्स देखें तो बंदे को डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ेगा, अगर कंपनी बांटेगी तो उसके पास पैसे कम हो जाएंगे, प्लस वो वैसे ही शेयर खरीदेगा तो फ्लोटेशन या ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, तो उसकी पॉकेट में क्या बचता है, कम। तो उसकी इनकम केई से थोड़ी क्या आएगी, KR में कम आएगी। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो KR इक्वल टू क्या ले लो, केई। जैसे कई बार ऐसा होता है कि शेयर के दो रेट क्वेश्चन में दिख रहे होते हैं। एक रेट कह रहा है करंट मार्केट में 20 रुपए, और कभी कहता है और बेचेंगे तो 19 का बिकेगा। तो दो रेट क्या करने हैं, P0 तो एक चाहिए मेरे को। तो फॉर्मूले में जब आप केई का फॉर्मूला लगाते हैं D1/P0 + G, तो वहां पे नेचुरल है P0, KR निकालते वक्त क्या रख देना, ज्यादा वाला, केई निकालते वक्त रख देना कम वाला, ताकि क्या है KR थोड़ी सी केई से क्या आ जाए, कम आ जाएगी। ठीक है, तो आप उस थ्योरी को फॉलो कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है। एक स्टूडेंट क्वेरी डाल रहा था, सर 15 क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। पेज नंबर 5 पे अर्न यील्ड, रियलाइज यील्ड अप्रोच के थ्रू केई निकालनी। क्या मिस्टर मेहरा परचेज करते हैं अल्फा का शेयर 1000 का, और अब ये 1000 का है, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ इसकी फेस वैल्यू कितनी, परचेज प्राइस कितना, तो 1000 का ही मान लो, 1000 में खरीदा है पार पे। ही रिसीव डिविडेंड फॉर 5 ईयर एट द रेट ऑफ 10%। उसे डिविडेंड कितना मिलता है, 5 साल 10%। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, लेकिन एक दो स्टूडेंट्स ने कहा इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। 5 साल डिविडेंड मिलेगा 10%। एट द एंड ऑफ 5th ईयर ही सोल्ड द शेयर ऑफ अल्फा एट 1128। अब ये कब बेचेगा, ये शेयर बिक पाएगा 1128 में, 5th ईयर के एंड में। तो बोलो इसकी कॉस्ट क्या है। ऐसा है, अगर एक शेयर की जो शेयर है वो 1000 रुपये वाला है, मिस्टर मेहरा अगर ये 1000 रुपये का शेयर खरीदें, और इनको शेयर कॉस्ट क्या है 1000 रुपये, आपको 5 ईयर कितना डिविडेंड आएगा, 5 ईयर डिविडेंड आएगा 10%, और एट 5th ईयर एंड में ये कितने का बिक जाएगा, 5th ईयर एंड में ये शेयर बिक जाएगा 1128 रुपये का। 1000 लगा के ये पैसे आ रहे हैं आपको, 1000 लगा के 10% डिविडेंड आएगा फॉर 5 ईयर, और आपको 5वें साल 1128 में ये बिक जाएगा। तो आपकी जेब में ये पैसा आ रहा है लगा के 1000, तो आपको रिटर्न कितनी आ रही है ये कह लो, या कंपनी के एंगल से सोच लो। कंपनी 1000 रुपये ले रही है, 5 साल डिविडेंड देगी, और 5 साल बाद ये क्या है 1128 रुपये का मान लो जैसे कि आप ले लेगी। तो आप देखो आपकी रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी केई फॉर शेयर होल्डर क्या है, कंपनी की को शेयर होल्डर की इनकम। तो शेयर होल्डर के लिए देखो उसे 5वें साल, ईयर बोलो, ईयर 1 to 5 ईयर कितना डिविडेंड आने वाला है आपको, डिविडेंड इनफ्लो कितना आने वाला है आपको, हर साल आपको इनफ्लो आएगा। डिविडेंड पर एनम कितना आने वाला है, डिविडेंड पर एनम 1000 पे शेयर, मेरे को नहीं पता पार पे मान रहा हूँ, फेस वैल्यू 1000, तो इसके ऊपर कितना डिविडेंड 10%, हर साल डिविडेंड कितना आएगा 100, कितने साल आएगा 5 साल, 100 पर एनम कितने साल 5 साल। तो और 5th ईयर एंड में, 5th ईयर एंड में ये 1128 का बिक जाएगा। यही बात है, कितने परसेंट इसकी रिटर्न समझ लो या कंपनी की कॉस्ट समझ लो। भाई आपको 1000 रुपये लगा के 5 साल कितना आ रहा है 100, 500 एक आ जाएंगे, और 5वें साल 1128 एक आ जाएंगे, क्या लगा के 1000। तो इसकी कॉस्ट क्या है वो ढूंढनी है। ट्रायल एंड एरर या रियलाइज यील्ड अप्रोच, करे ट्राई, कितने पे कर लूं पहले, सपोज डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है 10, सपोज
बताना 1/1.10 5 साल का सम कितना आएगा? 1 2 3 4 5 सम कितना आएगा? सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 to 5 ईयर एट द रेट 10% कितना आ जाएगा? 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, 3.79 आ जाएगा। चलो तो आप 3.7 या अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो। 100 रुपये को पहले 0.909 से 90 रुपये आ जाएगा, फिर 100 कोकड़ों को 0.826 से 83 रुपये कुछ आ जाएगा। ऐसे अलग अलग कर लो, चाहे इकट्ठा कर लो। 5वें साल आएंगे ना 1128, 5वें साल 1 रुपया चाहिए हो तो आज कितने पैसे के बराबर है वो? 0.621 के। 5वें साल का 1 रुपया। ये ईयर 1 हो गया, ये ईयर 2 हो गया, ये ईयर 3, ईयर 4 और ये ईयर 5। 5वें साल के 1 रुपये की आज की वैल्यू कितनी है ये? तो आप मुझे बताओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लो। फ्यूचर के इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू करना, ये आ जाएगा 100 को करोगे तो 379 आ जाएगा। चलो ये करो 1128 को 0.621 से 700, 0.48 राउंड कर लो, 48 छोड़ दूं। चलो 700। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ऑफ 5 ईयर, 5 साल में कितना आ जाएगा? एट द रेट 10% देखा मैंने, कितना आ गया ये? 1079। लेस कर दो हमारा आउटफ्लो क्या है, कितने में खरीदा है ये शेयर आपने? 1000। तो आप देखोगे ध्यान से एनपीवी एट द रेट 10% कितनी आ रही है? 79 प्लस में आ रही है। 79 प्लस में आ रही है। आगे बढ़ूं? 12, 13, 14 या 15 लगा के देख लो, कहीं तो आंसर है। लगा के देखूं, 13 लगा के देख लूं कि 14 लगा के देख लूं कि 15, मर्जी है। बहुत ज़्यादा प्लस नहीं है, 7-8% का फर्क है बस। तो आप इसमें क्या है 13% लगा के देखो। चलो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 13 करना कैलकुलेटर में। 1 डिवाइडेड बाय 1.13 इक्वल 5वें वाला इक्वल भी बताना क्या आ रहा है बताओ। फिर जीटी दबाना। पहले जैसे ही 5वें वाला इक्वल करोगे क्या आएगा बताओ? 542। और अब जीटी दबा दो 517। तो चलो प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 13% कितनी आ रही है? करो 100 को 3.517 से करेंगे तो 352, 1128 को करोगे 0.542 से 600। तो प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 13% कितनी आ रही है? लेस। आउटफ्लो कितना हुआ है आपका? 1000। ये क्या यहां से तो एनपीवी एट द रेट 13% माइनस की आ गई, कितने रुपए? 37। यानी आंसर इन दोनों के बीच में है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों के बीच में आंसर मिलने वाला है हमें। यही बात है ना। चलो तो आप यहां पे देखेंगे कि एनपीवी एट 10% क्या आ रही है? प्लस की। कितनी आ रही है? 79। और एनपीवी एट 13% क्या आ रही है? माइनस। कितनी? 37। तो आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं इस टेक्निक को, वो चलो बाद में पढ़ लेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। अपने को रिक्वायर्ड परसेंटेज देखनी है। लो परसेंटेज प्लस पॉजिटिव एनपीवी अपॉन पॉजिटिव एनपीवी माइनस नेगेटिव एनपीवी इनटू डिफरेंस इन रेट्स। यही है ना। तो आप देखो लो रेट कितनी है? 10% अपॉन पॉजिटिव एनपीवी कितनी है? 79 माइनस नेगेटिव एनपीवी माइनस की 37, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डिफरेंस इन रेट 13 माइनस 10। अब आप देखो ये सोल्व करके क्या आ रहा है? 10%। सारा ही करके बता दो। क्या करो इसको करने का बढ़िया तरीका क्या होता है? पहले इसको जोड़ो। 79 प्लस 37 क्या आ गया? नहीं ये 10116। डिवाइड इक्वल दबा दो। डिवाइड इक्वल क्या आया? इंटू 79 इंटू 3% नहीं दबाना, इंटू 3 प्लस 10 क्या आ जाएगा?
यानी कि 12 ही आ गया, 12 ही हो गया और क्या है। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन 4 था, मतलब समझे 1000 रुपये का एक शेयर लेके आपको क्या आ रहे हैं 5 साल तक, और ये ग्रोथ नहीं है, यहाँ कोई ग्रोथ नहीं है, हर साल ग्रोथ कोई बस 10% फिक्स, यानी 100 100 100 100 100 5 साल, 5वें साल 1128 में ये बिक जाएगा, तो आपको 501 आ रहे हैं, 1128 में ये बिक जाएगा, तो मिला के ये आ रहा है, मिला के ये आ रहा है, ठीक है ना। और अपने लग कितने रहे हैं 1000, तो देखो क्या अपने को रिटर्न आ रही है। इसका मतलब अगर मैं 1000 लगा के 100 100 501 ले लूँ और 5वें साल 1128 में बेच दूँ, तो मुझे कमाई कितनी हो रही है, 12% कमाई हो रही है, इसका मतलब ये है। समझ आया, बोलो। CAPM मॉडल बता दिया था, एक स्टैंडर्ड रिटर्न है, ये भी एक टेक्निक है जो बताती है रिस्क फैक्टर को स्टडी करके बीटा को, कि भाई इतनी रिटर्न तो कंपनी को देनी ही चाहिए। क्या था फॉर्मूला, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा RM माइनस RF, उससे क्या आ जाता है, एक KE आ जाता है, जो स्टैंडर्ड रिटर्न है, हर किसी को इतनी तो देनी चाहिए रिस्क के हिसाब से। क्लियर, चलो फिर KR का मैंने फॉर्मूला बता दिया था, ठीक है। और KR के 2 क्वेश्चंस थे, इनमें किसी को डाउट, ये जो क्वेश्चन नंबर 17 18 करवा दिए थे मैंने आपको, इनमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब तो ये थी स्पेसिफिक कॉस्ट, स्पेसिफिक कॉस्ट मीन्स सभी की इंडिविजुअली कॉस्ट निकाल ली अपन ने, इक्विटी की, प्रेफरेंस की, डिवेंचर की, और कभी कभार रिजर्व एंड सरप्लस की भी। ओके, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट। यागी, KD, KE, KP, कभी कभी KR भी, ये सब है स्पेसिफिक कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट से मतलब होता है एक इंडिविजुअल की कॉस्ट, हर एक की सेपरेट कॉस्ट अलग अलग, इक्विटी की अलग, प्रेफरेंस की अलग, डेट की अलग, तो ये सेपरेट कॉस्ट आ गई। लेकिन इसके अलावा एक और कॉस्ट होती है जिसे बोलते हैं KO या WACC, इसका नाम है या तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह लो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इसे क्या कह लो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसा कि नाम से क्लियर है, आपने इक्विटी की कॉस्ट निकाल ली, इक्विटी के लिए रिजर्व की KR, प्रेफरेंस के लिए KP, और डिवेंचर के लिए रिडीमेबल इरिडीमेबल के अकॉर्डिंग KD। अगर कोई आपसे ये पूछ ले भाई ये क्या बता रहे यार, प्रेफरेंस की, इक्विटी, सारे बताओ, सबकी एवरेज कॉस्ट क्या है, तो आप उसके लिए पहले तो स्पेसिफिक कॉस्ट निकाल लो। KO या WACC निकालनी है तो पहले कौन सी कॉस्ट निकाल लो, स्पेसिफिक, बस वो वेटेज दे दो उसे, जैसे अपन वेटेड एवरेज निकालते हैं, कैसे, KD इंटू डेट अपॉन में टोटल वैल्यू जो अपना इन्वेस्टमेंट है, KE या KP इंटू प्रेफरेंस कैपिटल अपॉन टोटल वैल्यू जो सब चीज़ों की है, KE इंटू इक्विटी अपॉन में टोटल वैल्यू जो सब चीज़ों में लगाई, यानी वेटेज दे दो कि प्रेफरेंस में इतना पैसा, इक्विटी में इतना, डिवेंचर में इतना, तो टोटल पैसे में डेट कितने अपॉन में टोटल पैसा जो लगा है। जैसे मैं ऐसे कह दूं कि भैया डेट में लगा है 12 लाख, प्रेफरेंस कैपिटल में 15 लाख, या ये डेट में 10, और इक्विटी कैपिटल में 25 लाख, टोटल पैसा कितना लगा हुआ है 50 लाख, टोटल पैसा 50। कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा है ना, ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, किस चीज़ में कितना पैसा लगा हुआ है वो दे रखा है, ठीक। और स्पेसिफिक कॉस्ट पेपर में दे दूं, स्पेसिफिक कॉस्ट कितनी, मैं कह दूं KE 10% है, KP 8% है, KD कुछ भी लगा लो, मान लो 9% है, 7%, जो भी है। अब देखो आपको KO निकालना है तो आपको क्या करना होगा इसके लिए, KO, हाँ जी लगाओ, KD कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है, KD 7% इंटू डेट कितने अपने
15 लाख, अपॉन में टोटल पैसा कितना लगा हुआ है 50, यानी सीधी बात है 35% कर दिया, ये नहीं कितना हो गया 30% हो गया, 7 का 30% हो गया, यानी रेशो हो गया। जैसे पीवी रेशो नहीं निकालते थे, कंबाइन पीवी रेशो, इंडिविजुअल पीवी को किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, सेल रेशो, या सेल की बजाय क्या है प्रपोर्शन रेशो, कैपिटल स्ट्रक्चर की रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। और देखो केपी बोलो, केपी, केपी क्या, प्रेफरेंस की कॉस्ट कितनी है, प्रेफरेंस की कॉल नहीं, डेट कितने थे 10 के थे क्या, डेट तो 10 के थे, कि प्रेफरेंस की कॉस्ट कितनी है 10, इक्विटी कितने हैं 25, बनाओ सोल्व कर लो, क्या हो जाएगा, या WACC आ जाएगा, सोल्व करके कर लो, यह आ जाएगा 7 का 10/50, 8 का 15/30, 10 का 25/50, 5 हो जाएगा, ये 5% रह जाएगा, ये कितना रह जाएगा 20%, 1.4, ये कितना आ जाएगा 8 का 30%, 2.4, ये कितना आ जाएगा 10 का आधा हो जाएगा ये, तो KO या WACC कितना आ गया बोलो, कितना 8.9, बोलो कोई डाउट, समझ आया। ये जो है ना कैपिटल स्ट्रक्चर, ये बुक वैल्यू वेट पे भी लिया जा सकता है और मार्केट वैल्यू भी, मान लो ये तो बुक वैल्यू है, एक आंसर इससे निकाल दिया। कई बार कहेगा जो ये इक्विटी है ना, इनका बाजार में रेट इतना चल रहा है, प्रेफरेंस का ये चल रहा है, डिवेंचर का ये चल रहा है, तो फिर मैं ये फॉर्मूला किससे लगा सकता हूं, एक और आंसर निकाल सकता हूं, मार्केट वैल्यू वेट्स ले सकता हूं। पर याद रखना रिजर्व एंड सरप्लस की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, वो किसकी मार्केट वैल्यू होती है, इक्विटी की ही, रिजर्व एंड सरप्लस की वजह से जो ज़्यादा होती है। यानी जिस कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस होंगे ना, उसमें इक्विटी की वैल्यू नेचुरली क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। कोई पूछे रिजर्व एंड सरप्लस बाजार में कितना है, वो कहेगा है क्या चीज़, ये तो इक्विटी का ही पैसा है। तो इक्विटी की नेचुरल है कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, जिस कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस है। यानी मार्केट वैल्यू को इक्विटी कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस की रेशो में बांट दो तो वो डिवाइड भी हो जाएगी, करके दिखा दूंगा मैं। अब देखना है क्वेश्चन, देखते हैं मार्केट वैल्यू वेट या बुक वैल्यू वेट से कर सकते हो। ये वाला तो है 19वां, बिल्कुल सिंपल, क्या केडी दे रखा है, केपी दे रखा है, केई दे रखा है, ठीक है, केडी केपी केई दे रखा है अपने को, और हमें कर्जे भी दे रखे हैं, वो कैपिटल स्ट्रक्चर भी दे रखा है, 3 लाख 2 लाख 5, वैल्यू पुट करनी है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन तो ये अच्छा है, 20वां देखो, क्वेश्चन नंबर 20, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है कि कंपनी की क्या स्पेसिफिक कॉस्ट है और कितनी कैपिटल है, पढ़ो। प्रेफरेंस कैपिटल 3 लाख है, जिसकी कॉस्ट केपी कितनी 10%, इक्विटी की कॉस्ट 15% है केई, 10 लाख बुक वैल्यू वालों की मार्केट वैल्यू कितनी है 20-70, रिजर्व एंड सरप्लस 8। अब रिजर्व एंड सरप्लस और इक्विटी कैपिटल 10 और 8 हैं बुक्स में बुक वैल्यू, लेकिन मार्केट वैल्यू तो 20-70 किसकी है, दोनों की होगी ना, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस थोड़ी बिकता है बाजार में। रिजर्व एंड सरप्लस की वजह से क्या होता है, इक्विटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि ये रिजर्व एंड सरप्लस होती है किसके हैं, इक्विटी। अगर आपको दोनों को बांटना है या तो इकट्ठी चलने दो, अगर बांट के दिखाना है तो 20-70 को किस रेशो में बांट सकते हो आप, 10 और 8 लाख की रेशो में। चलो डेट कितने 4 लाख, इधर कितना 6 लाख मार्केट में, और 8 लाख क्या है केडी दे रखी है। तो आप बताओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल बुक वैल्यू वेट से और मार्केट वैल्यू वेट से, तो केओ किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 20, क्वेश्चन नंबर 20 अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू वेट। बुक वैल्यू वेट लूंगा तो क्या आएगा, देखें बुक वैल्यू वेट कैसे, केडी बताओ देख के कितनी, केडी 8%, डेट कितने बुक वैल्यू देखो, डेट कितने हैं 4 लाख, सारा कितना है 25, केपी बताओ कितना है, केपी 10%, कितने हैं प्रेफरेंस 3 लाख, जबकि टोटल कितना है 25 लाख। फिर क्या कहता है केई, केई और केआर अलग अलग तो है नहीं, तो इनको जोड़ के कर लो चाहे अलग अलग कर लो। आप देखो 15% लिख के 10 लाख बटा में 25 लाख कर लो, फिर 15% लिख के फिर रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं
8 लाख बटा में 25 लाख कर लो, बात तो एक ही है, समझे। इसकी बजाय आप क्या कर सकते हो, इसकी बजाय आप और ऐसे भी कर सकते थे, 15% इंटू 10 लाख प्लस रिजर्वेंट सरप्लस 8 लाख बटा में 25 लाख। वो तो एक ही बात है, ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों की ही सेम है 15%, इसलिए इनको अलग अलग मल्टीप्लाई ना करके एक साथ जोड़ के कर लो तो एक ही बात है, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, सेम ही रिजल्ट रहेगा, जैसे मर्जी कर लो। कितना आया बोलो, केओ कितनी आ गई, 13.28। किसी को डाउट? और जब मैं केओ या WACC निकालूंगा किसके बेस पे, अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू वेट लूंगा। फिर बताओ केडी कितनी, 8%, डेट की मार्केट वैल्यू कितनी है, 6 लाख, टोटल वैल्यू कितनी है सारे की सबकी, 30 लाख 20,000। केपी बताना कितना है, केपी है 10%, प्रेफरेंस की मार्केट वैल्यू कितनी, 3.5 लाख, जबकि सब सोर्सेज की कितनी, 30 लाख 20,000। फिर करो आप, केई कितना, 15%, तो मार्केट रेट इक्विटी रिजर्वेंट सरप्लस दोनों का कितना है, 20,70,000 अपॉन में टोटल 30,20,000। कितना आ जाएगा सारा सोल्व करके कितना आ जाएगा, ये सारा सोल्व करके 13.03। समझ आ गया। नीचे फॉर्मूला लगा के भी दिखा रहा है, देखो KO इक्वल टू KD इंटू डेट अपॉन टोटल वैल्यू KP। नीचे पेज नंबर रेट पे नीचे नोट है, बिल्कुल पेज नंबर रेट पे बिल्कुल नीचे नोट है, KP इंटू प्रेफरेंस अपॉन में टोटल वैल्यू, KE इंटू इक्विटी अपॉन में इक्विटी प्लस रिजर्वेंट सरप्लस इकट्ठे कर दिए, जैसे इकट्ठे कर सकते थे आप, क्योंकि KE सेम है, अपॉन में टोटल वैल्यू। अलग हो तो अलग अलग करना पड़ेगा, लेकिन KE KR सेम मानना ना, कोई हिंट नहीं अलग का। तो मैं दोनों जोड़ के 10 और 8 18 बुक वैल्यू मार्केट में भी इकट्ठे कर दिए। वैसे आप चाहो अगर KE और KR अलग अलग होते ना तो मैं 20-70 के टुकड़े कर लेता, 20,70,000 मार्केट वैल्यू को किस रेशो में बांट देता, बुक वैल्यू इक्विटी कैपिटल और रिजर्वेंट सरप्लस की 10 और 8 में बांट देता, फिर मल्टीप्लाई कर देता। जब KE सेम है KR तो अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों में इंफॉर्मेशन KD निकालने की तो है सेम, पर कुछ चीजें और दे रहा है और हमसे क्या है, कई क्वेश्चन पूछता है। हटा दूं इसको एक बार, चलें आगे, इसको हटा दूं। ट्वेंटी 22 से मैं 21 कर देता हूं, 22 में सेम इंफॉर्मेशन यूज कर लूंगा। 21 में क्या कहता है देखो, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है कंपनी ने 3 लाख रुपया कर्जा लेना है, 3 लाख डेट, जिसमें से 180 तो 10% पे मिलेगा, 180 का जो डेट है वो कितने पे मिलेगा, वो मिलेगा 10% पे, और बियॉन्ड 180 अबव 180 कितने पे मिलेगा, अबव 180 मिलेगा अपने को कितने पे, 16% पे। ओके, तो आप बताओ टैक्स की रेट अगर 50% हो कंपनी पे तो KD बताओ कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ डेट। क्या फॉर्मूला होता है KD का, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, क्योंकि रेमशन का तो कोई डिटेल है नहीं कब रिडीम करने हैं, बस नेट प्रोसीड कितने रुपए अपने पास आए। तो आप बना लो ना यहाँ पे 180 पे तो कितना, हमें कह रहा है 3 लाख की जरूरत है, 180 पे तो 10% ब्याज पड़ जाएगा, बाकी 3 लाख माइनस 180 ऊपर के 120 पे कितना ब्याज पड़ जाएगा, 10% नहीं 16%। इस सारे पे ये जो सारा इंफॉर्मेशन है, इस सारे पे टैक्स की बचत कितनी हो जाएगी, 50%।
अपॉन में अपनी जेब में 180 और 120 कितना आ गया 3 लाख। कर लो केडी कितना आ गया। समझे? रिडेम्पशन की तो कोई डिटेल नहीं, कब चुकाने हैं, तो सिंपल यही फॉर्मूला लगेगा, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स अपॉन में नेट प्रोसीड्स, यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 यही है। देखो 22 में भी यही बोला हुआ है कि चलो ए लिमिटेड को 10 लाख रुपए की जरूरत है, उसको नया इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए जिसमें 10 लाख की जरूरत है। इट हैज 210 इन फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग, इसके पास 2,10,000 रुपये पड़े हैं क्या रिजर्व एंड सरप्लस में फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, यानी कि कंपनी के पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े हैं कितने के 2,10,000। फॉलोइंग आर द फर्दर डिटेल, क्या डेट इक्विटी रेशियो 30-70 होगा, डेट अपॉन इक्विटी का रेशियो क्या होगा 30-70। इसका मतलब टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है, टोटल 10 लाख ना, इसमें से डेट कितने होंगे 30% और इक्विटी से कितना आएगा 70, तो डेट कितने के होंगे 3 लाख, 3 लाख रुपए और 7 लाख रुपए कहाँ से आएगा इक्विटी। इक्विटी में भी आप इक्विटी कैपिटल और रिजर्वेंट सरप्लस में टुकड़े कर सकते हो, क्योंकि 2,10 तो इसके पास रिजर्वेंट सरप्लस में पड़ा है, तो 7 लाख माइनस 2,10 490 बैलेंसिंग फिगर कहाँ से आ जाएगा इक्विटी इशू करके आ जाएगा। 30% कर्जे 70% इक्विटी का होगा। कर्जे कैसे लेंगे बताया अभी, 180 पे 10%, अगले 180 के बाद वाले पे 16%, टैक्स की रेट 50%। तो केडी कितना आएगा वो तो मैंने निकाल दिया, केडी कितना आना है यहाँ, केडी आना है 6.2, वो तो निकाल दिया। आगे पढ़ो, अर्निंग पर शेयर पिछले साल की, अच्छा पिछले साल की अर्निंग पर शेयर, लास्ट ईयर अर्निंग पर शेयर कितनी थी, और डीपी रेशो डिविडेंड पे आउट रेशो कितना, अर्निंग का 50। इसका मतलब लास्ट ईयर डिविडेंड कितना बनता होगा आपने, लास्ट ईयर इसका मतलब आपने डिविडेंड बनता होगा अर्निंग पर शेयर का 50% कितने रुपए 2 रुपए। अर्निंग का कितने परसेंट बांटते हैं 50। डीपी रेशियो का मतलब ये होता है, चलो नॉलेज के लिए बता दूं, डीपीएस अपॉन अर्निंग पर शेयर इनटू 100, ये होता है डीपी रेशियो। जितना कमाओ उसमें से बांटा कितना। अगर आपका डीपी रेशियो 50% है और आपकी अर्निंग पर शेयर कितनी थी पिछले साल 4 रुपये, तो इसका मतलब आपने बांटा कितना होगा, आपने डिविडेंड बांटा होगा, डिविडेंड पर शेयर पेड लास्ट ईयर, पर शेयर कितना बनता होगा 50%, 4 का 2 रुपये बनता होगा। पिछले साल आपने डिविडेंड कितना बनता होगा 2 रुपये, 4 कमाया बनता कितना 50%, 2 रुपये बनता। क्या कहता है टैक्स की रेट कितनी है कंपनी पे 50%, ओके। हमें कहता है ग्रोथ भी है, ग्रोथ कितनी 10। अगर पिछले साल 2 रुपये बनता दैट इज D1 2 रुपये, D0 D1 कितना आ जाएगा D1 D0 प्लस G। अगर 2 बनता 10%, 2 का ग्रोथ है तो ये कितना आ जाएगा 2.20 D1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। पिछले साल 2 था, 10% ग्रोथ है, तो करंट ईयर में डिविडेंड कितना 2 रुपये 20 पैसे। मार्केट में शेयर का रेट क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर जो है जिसे P0 कहते हैं वो कितने रुपये है 44। तो आप कई नहीं निकाल सकते क्या, D1 अपॉन P0 प्लस G, यहाँ पे G कितनी चल रही है 10%, तो कई D लास्ट ईयर 2 रुपये था, अब कितना दोगे 2 रुपये 10 पैसे, 44 रुपये का शेयर 2 रुपये 20 पैसे। चलो, और ग्रोथ कितनी चल रही है 10%, 0.10 लिख लूँ, इसको आप 0.10 लिख लो या 10% लिख लो, कई कितना आ जाएगा बोलो 0.15 कह लो या 15%, केई आ गया, केडी आ गया कितना 6.2%, केडी केई आ गए। अब आप अपना केओ या WACC का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है केडी इंटू डेट अपॉन में टोटल वैल्यू जो अपन ने इन्वेस्ट किया है, और केई इंटू इक्विटी अपॉन में टोटल वैल्यू, यही है ना फंडा हमारा। तो बुक वैल्यू के बेस पे ले लो, केडी कितना है
डेट कितने हैं 3 लाख, टोटल कितने 10 लाख, यही कितना 7 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस मिला के 7 लाख, अपॉन में टोटल 10 लाख, कितना आ गया इससे? अच्छा क्वेश्चन है, केओ निकल गया ना इससे? बोलो, डेट की मार्केट वैल्यू दे नहीं रखी थी, डेट का बाजार में क्या क्या नहीं कुछ भी, बस बुक वैल्यू वेट पे निकाल दिया आपने। वैसे तो मुझे शेयर का भी नहीं पता, शेयर कितने वाला है, कितने शेयर हैं, मुझे तो ये पता है 30% 3 लाख के कर्जे होंगे तो 7 लाख के क्या होंगे इक्विटी में, चाहे वो रिजर्व एंड सरप्लस से आए चाहे इक्विटी कैपिटल से आए, 3 लाख कर्जे तो 7 वो, इस तरह 10 लाख बना होगा। सही है? बोलो, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ना, हटा दूं? अगर सब चीज़ों की मार्केट वैल्यू हो तो आप 2 आंसर भी दे सकते हैं, एक बुक वैल्यू के बेस पे और एक मार्केट वैल्यू के बेस पे, वेटेज जो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। क्वेश्चन नंबर 23 की डिस्कशन करता हूं। क्या कहता है? कहता है 3 कंपोनेंट ए बी सी आर इन सेम टाइप ऑफ बिजनेस, थ्री कंपनी 23 3 कंपनीज ए बी सी आर इन सेम टाइप ऑफ बिजनेस हैव सिमिलर ऑपरेटिंग रिस्क, तीनों में रिस्क बराबर है। हाउएवर द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ देम इज डिफरेंट एंड द फॉलोइंग आर द डिटेल, तीनों का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग है। 3 क्वेश्चन है ये, ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी। ए कंपनी में इक्विटी शेयर कितने हैं 10-10 वाले 4 लाख, यानी कि 40,000 शेयर हैं 10-10 वाले, 4 लाख क्या है ये बुक वैल्यू। लेकिन इन्हीं शेयरों की मार्केट वैल्यू पूछूं तो कितनी है 6 लाख। देखो 15 रुपए का शेयर है 10 वाला, तो 40,000 शेयर 15 रुपए का, एक बुक वैल्यू 4 लाख है, तो क्या हुआ मार्केट वैल्यू कितनी है 6। डिविडेंड पर शेयर कितनी देते हैं 2 रुपये 70 पैसे। इस कंपनी में डिबेंचर है ही नहीं, तो आप बताओ इसको पढ़ के करंटली डिविडेंड जो चल रहा है आगे भी वही चलेगा, यानी कि अगले साल डिविडेंड जो है वही मिलेगा जो आज मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई ग्रोथ रेट का इशू नहीं है। और कहता है एंड द इनकम टैक्स कंपनी पे कितना लगता है 15। आप क्यों बताओ, मुझे बताओ कंपनी कौन सी है ए, इस कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 40,000 शेयर हैं। बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितनी है 4 लाख, क्योंकि एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है 10 रुपये। और अगर इनकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी देखें तो कितनी है, मार्केट वैल्यू बनती है 40,000 शेयर का, बाजार में रेट कितना है 15, तो कितना हो गया ये 6 लाख, यही है ना। ठीक है, अब आप मुझे इसकी ना के ही बता दो, के D1 अपॉन P0, जी का तो कोई चांस ही नहीं है यहाँ, जी तो है ही नहीं, कह रहा है वो सेम चलता है। तो D1 कितना 2 रुपये 70 पैसे, मार्केट प्राइस कितना 15 रुपये, कितना आ गया इंटू 100 कर लो चाहे ना करो, अंडरस्टूड है, कितना आ गया 18%। और डेट तो है ही नहीं 0, तो इसका मतलब क्यों निकालोगे तो क्या आएगा KD इंटू डेट अपॉन में टोटल वैल्यू, तो टोटल वैल्यू क्या, डेट तो है ही नहीं, के इंटू इक्विटी अपॉन में टोटल वैल्यू। तो भैया बुक वैल्यू वेट ले लो चाहे मार्केट वैल्यू आना तो यही है, ये 0 है, KO या WACC क्या आ जाएगा, ये 0 है प्लस ये कितना 18%। बुक वैल्यू लेनी है 4/4, मार्केट वैल्यू लेनी है तो 6/6, कुछ भी ले लो, रिजल्ट क्या रहने वाला है, सही है। लेकिन बी कंपनी बी की बात करो, कंपनी बी में क्या कह रहा है, कंपनी बी में कह रहा है इक्विटी शेयर 2.5 लाख के हैं 10 रुपए वाले, लेकिन मार्केट में रेट देखें तो 20, यानी 25,000 शेयर हैं 10 रुपए वाले, मार्केट वैल्यू कितनी होगी 25,000 इंटू 20 5 लाख रुपए। डिविडेंड 4 रुपये देते हैं, डिवेंचर भी है इसमें 1 लाख, जिनकी फेस वैल्यू 100 है, जबकि बाजार में रेट क्या चल रहा है 125। तो आप देखो इंटरेस्ट, ऐसा बताओ मुझे
इक्विटी शेयर कैपिटल और डेट, इनकी बुक वैल्यू बता दो कितने कितने रुपए है बुक वैल्यू। इक्विटी की बुक वैल्यू 2.5 लाख और डिवेंचर की बुक वैल्यू कितनी है 1 लाख। और अगर मैं इनकी मार्केट वैल्यू की बात करूं तो कितने कितने रुपए है मार्केट वैल्यू बताओ। मार्केट वैल्यू 25,000 इंटू 20 कितनी होगी 5 लाख। और अगर इनकी मार्केट वैल्यू की बात करूं तो 1,000 वाले 1000 इंटू 125 1,25,000। टोटल वैल्यू देखूं तो कितनी कितनी होगी टोटल वैल्यू। बुक वैल्यू देखूं तो 7.5 और मार्केट वैल्यू देखूं तो नहीं इधर इधर जोड़ो ना, हाँ इधर जोड़ो ना, टोटल वैल्यू निकालनी है ये तो इधर जोड़ो। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कितना पैसा लगा हुआ है तो आप देखो इसका 2.5 इंटू 1 3.5, इसका कितना मार्केट वैल्यू देखो तो कितनी 625 मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू। अब आप देखो इनकी वो क्या दे रखी है अपने को इक्विटी वो निकालनी पड़ेगी ना केई निकालो। केई कैसे आती है D1 अपॉन P0। क्या ग्रोथ का कोई हिंट है ना। D1 बोलो कितनी 4, मार्केट वैल्यू कितनी 20 इंटू 100 करो चाहे ना करो कितना आ गया 20%। केडी का फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स अपॉन में नेट प्रोसीड्स इंटू 100 करो केडी कितना आ गया। इंटरेस्ट बोलो फेस वैल्यू पे दिया जाता है ना इंटरेस्ट, लाख रुपए की फेस वैल्यू पे 10% ब्याज है पर टैक्स कितना बच जाएगा इस पे आप जानते हो। टैक्स की सेविंग हो जाएगी 50% टैक्स बच जाएगा। तो आपको कॉस्ट कितनी पड़ेगी 50,000 पड़ेगी, लाख नहीं। अच्छा 10,000 1 लाख है क्या 10,000 नहीं कितनी पड़ेगी 5,000 अपॉन में नेट प्रोसीड क्या मार्केट वैल्यू के बेस पे रख दो। मार्केट वैल्यू कितनी है देखो अगर नया शेयर इश्यू किया है तो बुक वैल्यू बेस पे कर दो ठीक है। और अगर मान लो चलती कंपनी है तो फिर उसको किस बेस पे ले लो मार्केट वैल्यू के बेस पे ले लो। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी किस थ्योरी को फॉलो कर रहे हो। देखो अगर एक 25 के ऊपर लेता हूं तो कितना आ जाएगा 4%। हाँ जी क्या कह रहे हो। अगर तो नया शेयर इश्यू हो रहा हो फिर तो मार्केट वैल्यू होती नहीं उसकी, फिर तो ये किस के बेस पे निकालना चाहिए बुक वैल्यू के बेस पे नेट प्रोसीड। लेकिन अगर चलती कंपनी है तो शेयर बाजार में अवेलेबल होता है तो रेट कौन सा लेना चाहिए मार्केट वैल्यू लेना चाहिए। तो मैंने उस वजह से इसका क्या ले लिया मार्केट वैल्यू अवेलेबल था अपने पास। बहुत से क्वेश्चन स्टार्टिंग में मार्केट वैल्यू दिया ही नहीं होता, कहता है शेयर इतने में इशू कर रहे हैं और इशू के खर्चे, और जब मार्केट वैल्यू पे होगा तो इशू के खर्चे का कोई लेना देना नहीं होगा एग्जिस्टिंग कंपनी का, वो थ्योरी है। अब आप लगाओ केडी या WACC का फॉर्मूला क्या केडी इंटू डेट अपॉन में टोटल वैल्यू और केई इंटू इक्विटी अपॉन में टोटल वैल्यू। किससे करूं बुक वैल्यू वेट से बाय बुक वैल्यू वेट्स। बुक वेटेज लेनी है वो तो कितना पैसा लगा हुआ है उसकी। तो केडी कितना है सॉरी केओ निकालना है। केडी कितना है 4%। डेट कितने हैं बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग 1 लाख और टोटल वैल्यू कितनी है 3.5 लाख। अब लो केई कितना है 20%। बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग लूँ तो 2.5 लाख अपॉन में टोटल कितना है 3.5 लाख। करो कितना आ रहा है अगर इसको मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग करूं बाय मार्केट वैल्यू वेट्स लूंगा तो सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके बता दो केओ या WACC क्या। केडी तो वही 4%, लेकिन मार्केट वैल्यू रखो तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 1.25 लाख डेट की 1.25 अपॉन में टोटल वैल्यू कितनी है 6.25। इक्विटी की मार्केट वैल्यू देखो तो कितनी 5 लाख। टोटल वैल्यू कितनी है 6.25 करना 16.8। आंसर दोनों है नीचे
दोनों से करके दिखाया। समझ आया क्या ये कंसेप्ट? बोलो कोई डाउट? चले आगे। हाँ जी बोलो। इन क्वेश्चन से आपकी स्पेसिफिक कॉस्ट की भी प्रैक्टिस होगी। स्पेसिफिक कॉस्ट यहीं से होके तो गई थी, केडी, केई, केपी अलग अलग। अब अपन ने क्या कर लिया, अपन ने कंबाइन ओवरऑल कर ली। तो स्पेसिफिक भी चाहिए, उसको अपन ने क्या कर लिया, ओवरऑल में कन्वर्ट कर दिया। जो भी कुछ जहां पे दो रास्ते निकलते हैं, मतलब ये ऐसे भी कर सकते हैं वैसे ही, वहां पे आप वर्किंग नोट देके करो। यहां तो इसने दो आंसर भी दे दिए, मतलब बुक वैल्यू वेट और मार्केट वैल्यू दोनों से करके दिखा दिया क्वेश्चन। ये देखो अपन ने भी किया। तीसरा कंपनी आप खुद कर लेंगे। तीसरी कंपनी सी में क्या है, डिवेंचर भी है और इक्विटी भी आराम से कर लेंगे। तीसरे में डिविडेंड पर शेयर सब कुछ सेम है, मार्केट वैल्यू दे रखी है, बस फिगर बदल दिए, क्वेश्चन सेम है। समझ आया? चलूँ आगे? हाँ जी कोई डाउट? चलो। क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ता हूं। थोड़ी ना है तो वही, कुछ इंफॉर्मेशन थोड़ी अलग स्टाइल में दे देता है। तो अलग स्टाइल में इंफॉर्मेशन देता है, देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 24 क्या, पैसिफिक यूटिलिटी कंपनी हैज प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर विच द कंपनी फील्स इट ऑप्टिमल ऑफ 50% लॉन्ग टर्म डेट, 10% प्रेफरेंस कैपिटल, 40% इक्विटी कैपिटल। कहता है कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है जो कि ऑप्टिमल है, जिसमें 50% कर्जे हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर हैं, 40% क्या है, इक्विटी शेयर। ये ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मतलब जिसमें ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। हाँ जी, कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड का मीनिंग तो आपको समझ आ ही गया, यही तो, कितनी इक्विटी, कितनी प्रेफरेंस, कितना, ये रेशो, रेशो ऑफ योर कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है रेशो ऑफ इक्विटी कैपिटल, डेट एंड प्रेफरेंस कैपिटल, आपस में कितने कितने हैं। जैसे पीछे का क्वेश्चन जो देखा 23, इसमें आपने कैपिटल स्ट्रक्चर ही तो देखा, कंपनी ए में कर्जे थे ही नहीं, कंपनी बी में कर्जे थे डिबेंचर और इक्विटी कम थे, कंपनी सी में इक्विटी ज़्यादा है, कर्जे क्या हैं, कर्जे भी ज़्यादा हैं। तो ये अलग अलग तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर हैं, इनको सोल्व किया तो सबसे अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा दिखा, कंपनी बी का दिखा। आपको कैसे पता लगा मुझे, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो अच्छा है, कितने इक्विटी कितने प्रेफरेंस, जिसमें केओ क्या है, कम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो क्या है, केओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो तो क्या है, कम आए, और रेट ऑफ रिटर्न आर क्या हो, रेट ऑफ रिटर्न आर वो क्या हो, हाई। वो कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है जिसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कम, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ज्यादा, अर्निंग पर शेयर इक्विटी के लिए क्या है, ज्यादा। अर्निंग, असली मालिक कौन होते हैं, इक्विटी। ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है जिसमें इक्विटी को ज्यादा बचे, असली मालिक वही है, उनको ज्यादा बचे वो कैपिटल। कर्जा लेना भी कई बार अच्छा है, क्यों, कर्जों पे ब्याज पे टैक्स की सेविंग होती है, आपको पता है, बताया था ना। अगर प्रेफरेंस पे कॉस्ट 5% है और डिवेंचर पे 8%, तो घबराना मत, डिवेंचर पे 8% भी कई बार सस्ती हो सकती है। अगर कंपनी पे टैक्स 50% है तो वो 8 के भी 4 पड़ेंगे, क्योंकि वो 8 रुपये P&L में आके प्रॉफिट बचा देंगे 8, और टैक्स बच जाएगा 4 का, तो वो तब भी कॉस्ट सस्ती है 4। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में कितने कर्जे, कितने प्रेफरेंस, कितने इक्विटी हो, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिटर्न कितनी आती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी रहती है। इस चीज को अपने को नोटिस करना है। तो वो ये कहता है कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, लो हो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो हो, रेट ऑफ रिटर्न हाई हो,
अर्निंग पर शेयर हाई हो, वो कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है। जिसमें ऐसा होता लगे तो उसे ऑप्ट कर लेना, समझे। चलो चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 24 को फिर से पढ़ता हूं। मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, कितना कितना रेशो अच्छा होता है जितने से हमारी केओ कम, इक्विटी के लिए अर्निंग ज्यादा बचे, वो अच्छा है। देखते हैं भाई अपा पैसा लगा के ज़्यादा कमा पाएँ, खर्चे कम पड़े। चलो अर्निंग बढ़े, सीधी बात है। अर्निंग कब बढ़ेगी? जब कॉस्ट कम पड़ेगी, बाहर वालों की कॉस्ट कम पड़ेगी तो इक्विटी के लिए अपने आप ज़्यादा बचेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है प्रेजेंट जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छे वाला है जिसमें 50% कर्जे हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर है, 40% पैसा किनका लगा हुआ है? इक्विटी का। ये अच्छे वाला कैपिटल स्ट्रक्चर है और कंपनी के 25 मिलियन के क्या हैं? इक्विटी शेयर, 25 मिलियन के इक्विटी शेयर। चलो फॉर कमिंग ईयर कंपनी डिटरमिन कर रही है कि ऑप्टिमल कैपिटल बजट में 125 मिलियन पैसे की जरूरत है, कैन बी एक्सटर्नली फाइनेंस। 70 मिलियन तो कहां से आ जाएगा? 10% वाले फर्स्ट मॉर्गेज बॉन्ड पे, जो इशू किस पे होंगे? पार पे। 14 मिलियन के प्रेफरेंस शेयर इशू होंगे 11% ब्याज वाले। रिमेनिंग पैसा कहां से आएगा? रिटेन्ड एंड अर्निंग से, रिजर्व एंड सरप्लस से। कंपनी का कॉमन स्टॉक प्रेजेंटली कितने का बिक रहा है बाजार में? 25 रुपए का। नेक्स्ट ईयर कॉमन डिविडेंड कितना दिया जाएगा? D1 2 रुपए दिया जाएगा। कंपनी की ग्रोथ रेट क्या है डिविडेंड की? 6%। हाउएवर 5% एनुअल ग्रोथ इन अर्निंग एंड डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। पास्ट में कंपनी की ग्रोथ 6% थी पिछले सालों में, लेकिन अब क्या कहता है? हाउएवर 5% ग्रोथ इन अर्निंग एंड डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। अब ये कह रहा है कि अगले साल और उसके बाद हमेशा हमेशा फोरसीएबल फ्यूचर कितनी ग्रोथ रहने की उम्मीद है? 5। तो आप जब कई निकालोगे तो क्या लेना चाहिए आपको? 5 के 6? 5। पास्ट थोड़ी देखेंगे हम तो आगे की सोचो। अब के बाद कितना रहेगा ग्रोथ रेट? 5%। तो आप उसी को बेस मानोगे। ओके, टैक्स कंपनी पे 40% पड़ता है, तो आप मुझे बताओ प्रपोज कैपिटल बजट को कैलकुलेट करना है कैसे करें? ऐसा है पास्ट का भी ढूंढना है तो मैं ढूंढ दूंगा, पर चाहिए नहीं मुझे। प्रेजेंट ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है? प्रेजेंट वाला कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें क्या कह रहा है? उसमें डेट कितने परसेंट है? 50। फिर उसमें प्रेफरेंस शेयर कितने हैं और उसमें इक्विटी कितने हैं? 100% ऐसे है। और मुझे ये तो सोल्व करके दे रहा है प्रेजेंट में इक्विटी कैपिटल 25 मिलियन की है। अगर ये 25 मिलियन है तो इसका मतलब सॉरी ये नहीं, ये 40% वाला, ये 25 मिलियन है तो इसका मतलब सारा पैसा कितना लगा हुआ होगा? 25 को डिवाइड कर दो ना 40% से, 62.5 पता लगा। 62.5 मिलियन कहां से आ गया? ये मैंने 25 मिलियन को 40% है ये, तो 40% से डिवाइड कर दिया तो सारा 62.5 मिलियन आ गए ना। ठीक है, उसमें 40% ये है, उसमें 62.25 मिलियन ये है, उसमें 50% 31.25 मिलियन ये है। यही बात है ना? 62.5 मिलियन, वो कितना है? उसका 50%। 62.5 का 10 6.25 मिलियन, 62.5 का 40% यानी कि 25 मिलियन। ये है ना? प्रेजेंट चाहिए नहीं मेरे को तो फ्यूचर का चाहिए। मैंने तो नॉलेज के लिए बताया, कभी जरूरत पड़ जाए आपको ढूंढने की तो वो हिंट है। वैसे आगे क्या कह रहा है? अगला तो 125 मिलियन का बजट है। कह रहे जी 125 मिलियन की जरूरत है, हमें कोई और काम धंधा करना है। इन्होंने कंपनी ने डिसाइड किया कि ऑप्टिमल कैपिटल बजट में 125 मिलियन कैन बी एक्सटर्नली फाइनेंस, और चाहिए 125 मिलियन, यानी इससे भी डबल चाहिए। तो ये तो पास्ट का है जो है आज। आपको रिक्वायरमेंट कितनी है? रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स कितने मिलियन चाहिए आपको? 125 मिलियन।
कहाँ कहाँ से आएगा हमें कह रहा है 125 मिलियन। हमें कह रहा है कि हम पैसा ले लेंगे 70 मिलियन, तो 10% वाले क्या 10% वाले फर्स्ट मॉर्टगेज बॉन्ड, उनसे कितना पैसा अरेंज कर लेंगे 70 मिलियन, तो वहाँ से ले लेंगे। ओके, आगे क्या कहता है, उसके बाद पार पे इश्यू होंगे ये किस पे इश्यू होंगे, एट पार। फिर कहता है कि 14 मिलियन प्रेफरेंस शेयर से ले लेंगे 11% वाले। अच्छा, 11% वाले प्रेफरेंस कैपिटल, 14 मिलियन वहां से आ जाएगा, कह रहा है ना। फिर वो कह रहा है इसके आगे, कहता है रिमेनिंग विल बी फाइनेंस फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा, बाकी कहाँ रिटेन्ड अर्निंग, यानी रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा होगा, कहता है वो यूज कर लेंगे। कितना, बैलेंसिंग फिगर बताना कितना, टोटल 125 में 70 और 14 84 काट दो, 41 मिलियन वहां से ले लेंगे। ठीक है, ये हमें ये कह रहा है इनकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, केडी बताना, कॉस्ट टैक्स की रेट कंपनी पे कितनी होगी फ्यूचर में 40%। तो मुझे केडी बता दो कितनी पड़ेगी। हाँ जी, देखो आराम से बताओ, इशू के खर्चे, मार्केट वैल्यू कुछ भी तो नहीं है, पार पे इशू किया है, पार पे इशू के इशू के खर्चे नहीं। कॉस्ट क्या है, 70 का 10% 7 लाख, 7 लाख पे 40% क्या बच जाएगा, 7 लाख का 10% ये, लेकिन इसमें से टैक्स बच जाएगा कितने परसेंट, 40%। आपको नेट कॉस्ट 70 मिलियन पे ये पड़ेगी कितनी, बोलो, केडी आ गया। वैसे और देखो, और जरूरत क्या है, जब कॉस्ट 10% इंटरेस्ट है, उसमें टैक्स की सेविंग कम कर दो, बस टैक्स सेविंग कितनी 40%, तो भी आ जाएगा कितना केडी 6%, जैसे मर्जी समझ, क्योंकि कोई इशू के खर्चे नहीं, कुछ नहीं, 10% कॉस्ट है, 40% टैक्स बचेगा, तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी 6, बाकी इंटरेस्ट पुट करके करना है तो भी वही आ जाएगा। प्रेफरेंस में बोलो क्या कॉस्ट पड़ेगी केपी, हाँ जी सोचो बताओ, कोई महंगे नहीं, कुछ नहीं, 11% ही पड़ेगी बस। फिर जब कोई इशू के खर्चे नहीं, कुछ नहीं, टैक्स सेविंग होती नहीं, 11% पड़ेगी। इसका फॉर्मूला यही होता है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में प्रेफरेंस का वैल्यू। तो कोई सस्ते महंगे तो इशू किए ही नहीं, तो 14 मिलियन का 11% अपॉन में 14 मिलियन कर दो तो भी आ जाएगा, यही आएगा 11%। चलो, के आर या केई क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपको पता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो के आर या केई कैसे निकाल दूं, ये ना रखो, क्या हिंट दे रहा है, कहता है D1 सोल्व करके दे रहा है आपको, कितना 2 दे रहा है, तो बस ठीक है, के आर केई D1 कितना 2, मार्केट प्राइस शेयर का कितना है, देखो 25, ग्रोथ कौन सी लूं, फ्यूचर में जो रहेगी कितनी रहेगी 5 लिख लो, या इसको क्या लिख लो 0.05, तो ग्रोथ कितनी 5%। तो आप देखो के आर या केई कितना रहने की उम्मीद है, कितना 13। चलो बस, अब क्या दिक्कत है, ये अपना फॉर्मूला लगा लो, KO या WACC कैसे लगा लूँ, KD कितना आ गया 6%, डेट कितने हैं 70 मिलियन 125 में से, KP कितना है प्रेफरेंस का सेम 11%, कितने प्रेफरेंस शेयर हैं 14 मिलियन 125 में से, KR या KE कितना आ गया 13%, कितने 41 मिलियन 125 में से। तो आप बोलो KO या WACC कितना आ गया, KO या WACC, आ जाएगा, बोलो कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 25 आप होमवर्क में कर लेना। कंपनी 100 मिलियन एक्सपेंशन की सोच रही है, इस पैसे के लिए कंपनी कर्ज लेना चाहती है 15% पे, पर ये बॉन्ड सीधा नहीं दिया इसने, इसमें तो बॉन्ड सीधा ही था, इसमें क्या कह दिया 15% वाला बॉन्ड है ना, कहता है 10 साल बाद पे होना है, 1000 फेस वैल्यू वाला 990 में पे होगा,
और कहता है 40% टैक्स की रेट है, ऐसा है। मैंने केडी निकाल के दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 25 की केडी, क्या केडी का फॉर्मूला लॉन्ग कट लगाओ, रिडीमेबल है ये। कौन सा फॉर्मूला होता है? इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, रिडीमेबल वैल्यू माइनस रियलाइज वैल्यू डिवाइडेड बाय एन अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस रियलाइज्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला होता है, लगा के दिखाओ मेरे को। इंटरेस्ट फेस वैल्यू 1000 है ना, 1000 पे 15% इंटरेस्ट 150 पड़ेगा, लेकिन उस पर टैक्स की सेविंग कितनी होगी बोलो? टैक्स की सेविंग कितने परसेंट? 40%। तो ये कॉस्ट पड़ेगी। ओके, फिर आगे चलो। रिडीमेबल वैल्यू 990, रियलाइज वैल्यू पार पे इशू कर रहे हैं ना? हाँ, इशू तो फेस वैल्यू पे, लेकिन दे विल बी सोल्ड टू नेट। अच्छा, ओके, रिडीमेबल वैल्यू नहीं दे रखी, ये फेस वैल्यू 1000 है, लेकिन इशू के खर्चे काट के जेब में कितना आएगा? 990। तो रिडीमेबल वैल्यू प्रीमियम वगैरह पे है ना, तो 990 रियलाइज वैल्यू। एन कितना है? 10 साल। 1000 प्लस 990 डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे सोल्व करके बता दो कितना आ जाएगा केडी। कैसे सोल्व करोगे? 1000 का 15% 150 माइनस 40 कितना आ गया? 90 प्लस ये 1000 माइनस ये आ गया 1, 10/1, ये कितना आ गया? 995। केडी कितनी आ गई? 9.15%। समझे? ऐसी प्रेफरेंस का तो सीधा ही दे रखा है सोल्व करके 14%, लेकिन आपको केई निकालनी पड़ेगी। कैसे कह रहा है केई? कहता कंपनी का डिविडेंड 2 रुपये पर शेयर पेड है, यानी ऑलरेडी पेड है 2 रुपये। करंट मार्केट में रेट 15 और नया शेयर कितने में इश्यू हो सकता है? 14 में। कहता है कंपनी का डिविडेंड ग्रोथ रेट 5% की उम्मीद है और कंपनी के पास 20 मिलियन के रिजर्वेंट सरप्लस भी हैं। अच्छा, यानी इस क्वेश्चन में आपको के आर के ही अलग अलग जरूरत पड़ेगी। आओ क्वेश्चन नंबर 25 की डिस्कशन कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा है, एक स्टेप आगे बढ़ गया ये क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन से। 25वां जो है, लो 25वें में मैंने केडी आपको निकाल दी, 25वें में केपी आपको दे रखी है, उसने केडी निकाल दी। केपी कितनी दे रखी है बोलो? इस क्वेश्चन में कितने पैसे की जरूरत है आपको? 100 मिलियन। 100 मिलियन की जरूरत है। कुछ पैसा 20% कहां से लोगे? देखो इस क्वेश्चन नंबर 25 में फंड रिक्वायर्ड कितने हैं बोलो? 100 मिलियन। 100 मिलियन रुपए की जरूरत है। कितना पैसा? कैपिटल स्ट्रक्चर नीचे बता रहा है, कह रहा है जी डेट कितने होंगे? 20%, यानी कि 20 मिलियन। फिर कहता है प्रेफरेंस कितने होंगे? 5%। कितना? 5 मिलियन। और फिर 75% क्या होंगे? इक्विटी। कितना? 75 मिलियन। पर ना मैंने थोड़ा ऊपर देखा तो मुझे पता लगा वो कह रहा है जी 20 मिलियन के क्या पड़े इनके पास? रिजर्व एंड सरप्लस 20 मिलियन के। इसका मतलब तो ये हुआ इक्विटी कैपिटल से कितना अरेंज करना है आपको? 55 मिलियन ही अरेंज करना है बस। 20 मिलियन के रिजर्व एंड सरप्लस पड़े, ये कह रहा है। चलो चलें आगे। चलो के का फॉर्मूला क्या लगाऊं? D1 अपॉन P0 प्लस G लगाऊं। डी कितना है? हाँ जी डी। मुझे कह रहा है शेयर स्विंग कंपनी पेड आ डिविडेंड 2 पर शेयर, यानी कि इन्होंने 2 रुपये दिया, मार्केट में 15 और नया शेयर और बेचोगे 14 में बिकेगा, डिविडेंड 5% ग्रोथ के साथ। तो 2 का 5% ग्रोथ, तो D1 कितना आ गया? 2 रुपये 10 पैसे। अब देखो KR का फॉर्मूला भी यही है, D1 इसमें भी वही ले लो 5% ग्रोथ के साथ। G दोनों में क्या है? G कितना है क्वेश्चन में दे रहा है? 5%। इसमें भी 0.05 जोड़ दो, इसमें भी 0.05। अब P0 जो है ना, मैंने आपको क्या बताया? KR हमेशा KE से थोड़ा कम रहता है, ना हिंट हो तो बराबर रहता है। अब यहाँ पे एक शेयर बाजार में ये वाला 15 का है और बेचें तो 14, तो ऐसा करता हूँ यहाँ 15 और यहाँ 14 ले लूँ।
अभी मैंने क्वेश्चन किया था, पहले भी एक उसमें आया था ऐसा, ताकि KR थोड़ा सा क्या आ जाए, कम आ जाए। वैसे 2 रेट देने नहीं चाहिए, एक ही रेट देना चाहिए। ये क्या मतलब, आज इतने का बिक रहा है और बेचेंगे तो 14 का। 2 इसीलिए दिए ताकि आप KR निकालते वक्त ज़्यादा वाला रख लें और KE निकालते वक्त कम वाला, ताकि KE थोड़ा ज़्यादा आ जाए। तो बोलो KE कितना आ गया सोल्व करके, 20 और ये 19। तो अब आप देखो, मुझे बताओ KD कितना आ गया, वो रहा KD 9 पॉइंट, और KP बताना, KP कितना आ गया, KP दे ही रखा है 14%। KR कितना आ गया बोलो, KR 19%। और KE कितना आ गया, आगे तो कर लोगे, मल्टीप्लाई करना है बस, समझे ना। 25वां क्वेश्चन। तो स्पेसिफिक कॉस्ट की भी प्रैक्टिस करवा गया ये क्वेश्चन अलग अलग, और ओवरऑल भी निकाल देगा। बुक वैल्यू वेट सी करना पड़ेगा, पता क्यों, अब डिवेंचर की मार्केट वैल्यू पता नहीं पता ना, प्रेफरेंस की मार्केट वैल्यू नहीं पता, शेयर की वैल्यू मार्केट जान सकते हो आप, जानना चाहो तो 14 या 15 रुपए का और इश्यू होगा। तो बस सारी चीज़ें बुक वैल्यू पे ही ले लो, यही ले लो बस। आप फार्मूला लगाओगे KD 9.15 इंटू 20/100, प्रेफरेंस में 14 इंटू 5/100, रिजर्वेंट सरप्लस में 19 इंटू 20/100, और KE में 20% इंटू 55/100। इस 55 को मार्केट रेट पे नहीं लेना, वैसे इसका मार्केट रेट आ सकता है, पर बाकी चीज़ों का कहाँ है मार्केट वैल्यू। तो बस जो ये वैल्यू है ना बुक वैल्यू, इसके वेटेज लेने हैं, समझे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। 25 था ये वाला, बोलोगे डाउट। आप होमवर्क में 28वां क्वेश्चन और कर लेना, 28 होमवर्क में कर लोगे, होमवर्क में 28 इसी तरह का है, हो जाएगा, देखेंगे फिर कल।